नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो स्कीम 2015 में शुरू होती है और अभी तक ये स्कीम चली आ रही है। और इस स्कीम के तहत मेनली टारगेट किया जा रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर लगभग 50% एरिया ही इरीगेटेड है। बाकी क्षेत्र में वर्षा के ऊपर ही आधारित खेती की जा रही है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाया जाए, ताकि जो उत्पादन हमारा आज अनिश्चित है उसको हम और ज्यादा बेहतर कर सके, और कहीं ना कहीं जो पोटेंशियलिटी है, जो क्षमता है, उसको भी और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए भारतीय सरकार के द्वारा 2015 से ही इस स्कीम को, इस योजना को चलाया जा रहा है। और आज ये जरूरी भी है, क्योंकि जहां हमारे देश के अंदर फूड सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर हम किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, और आपकी जो वेराइटीज है उनकी मैक्सिमम पोटेंशियलिटी अगर हम गेन करना चाहते हैं, तो इस इरिगेशन के ऊपर हमें काम करना होगा। तो आइए आज इस स्कीम को हम पूरा जानने की कोशिश करते हैं। इस साल के बजट में इस स्कीम के लिए क्या रखा गया है, इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, और बाकी जो अलग अलग कंपोनेंट है उनके तहत किस प्रकार से डेवलपमेंट स्कीम में किया जा रहा है, वो सारा इस स्कीम में, इस आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2026 के एग्रीकल्चर बजट में इस स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। 2026-23 के बजट में देखा जाए तो 6,587 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए बजट एलोकेट किए गए हैं। 2025-26 के बजट के मुकाबले में लगभग आपका इसमें 1673 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कम एलोकेट किया गया है। लेकिन अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट देखा जाए 2025-26 का, तो उसके मुकाबले इस बजट में जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा अधिक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर जो बजट है, पिछले साल जो आपका बजट दिया गया था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन जो बजट आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ था उसके मुकाबले में ये बजट आपका अधिक है। ठीक है, ये कारण क्या है ये तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि अब वही बात है कि इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर ज्यादा वर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जिस स्कीम की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका बजट एलोकेशन कम करना, वो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को भी शो करता है कि शायद या तो काम पूरा हो चुका है या इसमें आगे अब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि खासकर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, 47% पॉपुलेशन आज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए बजट को कम करना कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है आने वाले समय में। बाकी हो सकता है कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस बजट को जो कट किया गया है वो किसी और डायरेक्शन में शायद इसमें लगाया जाएगा, लेकिन अभी तो कहीं उम्मीद इसकी नजर नहीं आ रही है। बाकी बात करें तो मैंने आपको जैसे कहा कि रिवाइज्ड एस्टिमेट 2025-26 का 6,372 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले तो इस साल जो बजट है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो एक्चुअल बजट आपका पिछले साल था 2025-26 का, उसके मुकाबले हमारा बजट जो है वो कम दिया गया है। बात करें यहां पर तो टोटल ओवरऑल जो बजट 2021 से 2022 जो आपका 21-22 का ईयर था और 2026 के बीच में तो कितना एलोकेशन है, तो बताना चाहता हूं 2022 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए टोटल आउटले 93,068 करोड़ का रखा गया था, जिसमें फंडिंग स्ट्रक्चर जो था वो अनाउंस किया गया था कुछ इस प्रकार से कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगा 37,454 करोड़ का, नाबार्ड का जो डेट फाइनेंसिंग रहेगा वो 20,434 करोड़ का, और बाकी जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसके तहत मेन टारगेट था कि भाई आपका जो एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको और ज्यादा बेहतर किया जाए, और कोशिश की जा रही है कि इसके तहत जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नहरें हैं उनसे आपके खेतों तक पानी पहुंचाना, उनके लिए वाटर चैनल्स को बनाना, उसके बाद फर्दर इरिगेशन जब आपका खेतों में किया जा रहा है तो वहां पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के माध्यम से इरिगेशन जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना। तो उसको इंप्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया जा रहा था, और उसी को वर्क करते हुए अगर देखा जाए तो 2021 से 26 के लिए टोटल आउटले जो बजट मैंने आपको बताया 93,068.56 करोड़ रुपए, और वहीं दूसरी तरफ जो वाटरशेड आपका डेवलपमेंट कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत, तो उसमें लगभग आपका टारगेट किया जा रहा है कि हम लोग 49.50 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करेंगे, और उसके लिए टोटल आपका 8,134 करोड़ रुपए का बजट जो है रखा गया था। वहीं वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करें तो ये मेनली आपका इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, क्योंकि जैसे हम इरिगेशन की बात करते हैं या आपका जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत स्कीम है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, दो आपका काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो
जो आपका वाटरशेड डेवलपमेंट है, वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल किसी भी एरिया के अंदर जो वाटरशेड है, जहां पर पानी आपका कलेक्ट हो रहा है, जहां उस वाटरशेड यानी कि वाटर आपकी जो जैसे एक तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, या कोई नदी हो सकती है, उसके सराउंडिंग में जो आपका इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहा है वो वहां की उस कम्युनिटी के लिए कंप्लीटली जरूरी होता है। तो इसलिए इसको ओवरऑल कंपोनेंट के तहत डेवलप किया जाता है कि कैसे हम वहां पर एक सस्टेनेबल वे के साथ पानी को यूटिलाइज करें, और ना कि केवल इरिगेशन के लिए बाकी जो हमारे वर्क है, जो एफिशिएंसी है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर पाए, और वहां से आपकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी कैसे एनरिच कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल इन सभी कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ आपका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। विदाउट दैट इंटीग्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल कि रियल टाइम में हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे और वहां पर सभी आपके जो रिसोर्सेस है उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन बातों को अच्छे से समझा जाए और उसके बाद में इनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो यहां पर ये जो आपका वाटरशेड डेवलपमेंट है वो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर में इस कंपोनेंट के तहत काम किया जा रहा है। बाकी बात आती है मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी की, तो 2025 के अंदर कैबिनेट में अप्रूव किया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेटिंग द SCADA एंड IoT फॉर द बेटर वाटर मैनेजमेंट। यानी कि यहां पर आपके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट है उनको इसके अंदर ऐड किया जाए, ताकि क्योंकि देखो एक प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से हम आने वाले टाइम में बेहतर होते जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज बेहतर होती जा रही हैं, तो उनको एग्रीकल्चर में भी ऐड ऑन करना जरूरी है। हाँ, ये बात समझना मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कारण ये है हमारे देश के अंदर ज्यादातर किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो उस केस में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना कई बार मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इनको कंपोनेंट्स को यूज ही ना कर पाए। धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो किसानों ने जैसे कि मॉडर्न जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया है, चाहे वो आपका ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, तो उसके तहत काफी हद तक हम लोग पानी को बचत कर पाने में सक्षम रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें और भी जरूरत है कि रियल टाइम में सभी डेटा को आपका कैप्चर किया जाए और उनके अकॉर्डिंग रियल टाइम अगर हम वाकई में इसको यूटिलाइज कर पाएंगे वाटर को नीड के अकॉर्डिंग, तो वहां से काफी ज्यादा एफिशिएंसी निकल कर आ सकती है, और जो आपका वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स के रूप में जाना जा सकता है, इसकी वेस्टेज को कम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो पोटेंशियलिटी है उसको निकाल कर लेकर आ सकते हैं। तो वही चीज यहां पर समझना जरूरी हो जाता है। अब बात करें बजट एलोकेशन जो वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, तो 2026-27 के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट हुए हैं, और 2025-26 की बात करें तो लगभग 2505 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे। रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 का जो था वो आपका 1500 करोड़ रुपए था, जिसके आपका कहीं ना कहीं इंडिकेट द बजट रैशनलाइजेशन एंड फंड रिप्राइटाइजेशन, यानी कि यहां पर फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को यूटिलाइज करें। जो आपका वाटर कलेक्ट होता है, वाटर डिफरेंट टाइप से आपका जो वेस्टेज हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जाए, वाटर को कलेक्ट करके हम उसको फर्दर जो है किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे यूटिलाइज करें, ताकि एफिशिएंसी को भी बढ़ा सके और वेस्टेज को भी आपका कम किया जा सके। क्योंकि सस्टेनेबल वेस्टेज जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक आने वाले समय में हो सकता है कि इसके लिए प्रॉब्लम देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट जो कि आपका कंपोनेंट पिछले साल अप्रूव किया गया था, मैंने आपको बताया कि 9 अप्रैल 2025 को इसको अप्रूव किया गया था और 1600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था इसके लिए, जिसके अंतर्गत एक सब स्कीम जो है इसको आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेन टारगेट था कि इरिगेशन कमांड एरियाज में आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, ताकि आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी को हम लोग क्या कर सके और ज्यादा बेहतर बना सके। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला टारगेट यही है कि इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना, चाहे वो आपका नदियों से आपकी नहरों को निकालना हो, या आपकी नहरों के बाद उन पानी को खेतों तक पहुंचाना हो, या फिर उसके बाद उस पानी को खेतों में पहुंचने के बाद कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए, उसको स्टोर कर सकें, तो वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात हो, या हर एक खेत तक पानी पहुंचाने की बात हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक मेन मोटो है, दैट इज हर खेत को पानी, कि ईच एंड एवरी फील्ड शुड बी इरिगेटेड। तो उसके तहत यह कोशिश करना है कि इरिगेशन हमें हर एक खेत तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी किसान इससे अछूता ना रहे, और दूसरा प्रोडक्टिविटी जो हम लोग वहां पर मैक्सिमम पोटेंशियलिटी के तहत बढ़ा सकते हैं उसको आपका टारगेट को अचीव किया जाए। और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, जिसके तहत मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं कि पानी की वेस्टेज को कम करना है और ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ताकि यहां पर जो हमारा पानी हमारे लिए यूज करना है, या फिर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपका खेतों के लिए यूज करना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर हम ओवरऑल जो है कम्युनिटी बेस्ड या इकोसिस्टम बेस्ड जो वाटर का यूटिलाइजेशन है उसको एफिशिएंटली आपका जो है यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, और साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको हम लोग किस प्रकार से यूटिलाइज
यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हुए स्कीम काम कर रही है और इस स्कीम के जो आर्किटेक्चर यानी कि इसका जो कंपोनेंट सिस्टम है वो किस प्रकार से है उसको देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसके तहत मेजरली जो मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम जो मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो आपका जिन कंपोनेंट्स की साइज की अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपको पता होगा इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू 2000 हेक्टेयर एरिया से ज्यादा अगर कवर किया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट में तो वो आपका स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर एरिया अगर किसी प्रोजेक्ट में कवर किया जा रहा है तो वो हमारा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। और अगर किसी प्रोजेक्ट में 10,000 हेक्टेयर एरिया से ज्यादा कवर किया जा रहा है तो वो आपका लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। लेकिन इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होते होते काफी लंबा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी उतनी निकलकर नहीं आती या फिर जितना जल्दी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना किसानों को भी करना पड़ता है और गवर्नमेंट भी लगातार उसमें बजट को एक्सपेंड करती चली जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि इस कंपोनेंट के तहत जितने भी आपके ऑलरेडी इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासकर जो मीडियम और आपके लार्ज प्रोजेक्ट है, उनको आपका एफिशिएंटली कवर किया जाए और जल्दी कवर किया जाए, उनको एक्सीलरेटरी मतलब बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करें ताकि जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। और दूसरी बात आती है हर खेत को पानी एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है, लेकिन इसके फर्दर सब कंपोनेंट है एंड दीज आर द कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी हमारे सोर्स ऑफ वाटर है, चाहे वो नदी है, झील है, तालाब है, उन सभी को आपका पर्टिकुलरली इस प्रकार से मैनेज करना ताकि वहां से पानी जब आपके खेतों तक पहुंचाया जा रहा है तो एफिशिएंट तरीके से आपका जो है पानी पहुंचाया जाए और उसमें आपकी जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर सकें। दूसरा है सरफेस माइनर इरिगेशन, जिसके तहत आपका जो आपके सरफेस स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है उन टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर को रोक सके। और नेक्स्ट है रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द वाटर बॉडी, चाहे वो तालाब है, चाहे वो झील है, जो पहले पुराने समय से आपकी चली जा रही थी लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपकी वाटर की पॉल्यूशन होने के कारण या फिर उनके अनयूटिलाइजेशन के कारण वो खराब हो चुके हैं और वहां पर अब पानी एलोकेट या पानी आपका उतना अच्छे तरीके से कलेक्ट भी नहीं हो रहा और ज्यादातर प्रदूषित पानी है, तो उसको आपका पुनर्जीवन देना या पुनर्निर्माण करना ताकि एफिशिएंट तरीके से वहां पर वाटर को कलेक्ट भी करें और कम से कम उसको खेती के लिए यूटिलाइज हम लोग कर सके। और उस पानी का यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो वहां से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो आपका रिचार्ज है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और ग्राउंड वाटर को डेवलप करना, ग्राउंड वाटर को बेहतर करना, क्योंकि ग्राउंड वाटर में आज 80% पानी जो हम लोग निकालते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, तो इसलिए जरूरी है कि उस पानी का हम कैसे तरीके से यूटिलाइज कर सके और खासकर जो पॉल्यूशन हमारा हम फर्टिलाइजर्स के द्वारा करते जा रहे हैं उस पॉल्यूशन को भी कम करना। और ज्यादातर अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें तो यहां पर 70% ऐसे जिले हैं जो कि आपके एक्सट्रीमली डेंजर जोन में घोषित किए जा चुके हैं, तो उन एरिया को हमें वापस से रिवाइव करना है, वापस से आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको बढ़ाना है और कैसे हम वहां से आपके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कैसे आपकी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके साथ उस पानी को बचाया जा सकता है और ग्राउंड वाटर को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात करें यहां पर कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट के तहत, तो इसमें परी पशु विद आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है उसके तहत मेनली इस कंपोनेंट को ऐड ऑन किया जा रहा है, जिससे आपकी इरिगेशन जो कंपोनेंट है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जाए, जल्दी और एफिशिएंटली उसको कंप्लीट किया जाए ताकि हम वेल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ इसको कवर अप कर सकें। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपको पता होना चाहिए कि 2015 से पहले ये जो कंपोनेंट था वो अलग तरीके से काम कर रहा था। ये कह सकते हो कि इसको आपका टारगेट किया जा रहा था कि भाई एक कंप्लीट वे जो है अलग से डिफरेंट कंपोनेंट के रूप में कवर किया जा रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2021 में जोड़ा जाता है और अभी ये इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। और इसमें मेन टारगेट यही है कि जो माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज है, खासकर जो ड्रिप इरिगेशन है, उसको और बेहतर किया जाए ताकि हमारे पानी की वेस्टेज को हम लोग रोक सकें और आपका इरिगेशन एरिया कवर किया जा सके। अब इंप्लीमेंटेशन में मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती है? सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हमारा जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें नहरें बनानी है या फिर हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरे के पूरे एरिया में जहां पर नदी या फिर जो आपके कनेक्टिविटी है नहरों की वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है कि 55,290 किलोमीटर की अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क को जोड़ा जाएगा, जिससे एक तो जमीन का बचत होगा और दूसरा हम लोग हर खेत तक एफिशिएंटली पानी पहुंचा पाएंगे बिना किसी वेस्टेज के, जो कि एक अच्छा स्टेप है और इसको कंप्लीट करने के लिए लगातार गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत कंपोनेंट आपका
कंप्लीट किया जा रहा है। और वहीं पर ओवरऑल असेसमेंट की बात करें तो 2000 जो आपका 26 का बजट है, इसमें मेनली टारगेट इस बात पर रखा गया है कि आपकी एलोकेशन जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं फोकस की जा रही है कि कैसे हम बेहतर तरीके से आने वाले समय के अंदर जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज कर सके। ना कि इसमें मेजर टारगेट ये किया जा रहा है कि जो पहले के कंपोनेंट है, यानी कि इसमें कोई नया एडिशन, कोई कंपोनेंट एड ऑन नहीं किया गया है, जो पहले के कंपोनेंट ऑलरेडी चले जा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। क्योंकि वो भी एक अच्छी बात है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नए कंपोनेंट की तरफ हम लोग हमेशा फोकस कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी स्कीम्स है, जो हमारे पुराने आपके कंपोनेंट है, उनको अगर हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि वाकई में हम इरिगेशन की फैसिलिटीज को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो आपकी कहते हैं ना कि नीड तभी पूरा कर पाएंगे जब वाकई में इसके ऊपर काम करेंगे और लॉन्ग टर्म तक उसके ऊपर एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। बात करें यहां पर फ्यूचर असम्पशंस के लिए तो मैंने आपको जैसे कहा कि अभी जरूरत है कि जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजीज को बेहतर किया जाए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि अब जरूरी है कि भाई पानी अकेला ऐसा नहीं कि खेतों में यूटिलाइज करना है, उसकी वेस्टेज को रोकने की जरूरत है और अच्छे से और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की जरूरत है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत है और माइक्रो इरिगेशन जो प्रमोशन है उसको हमें करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि माइक्रो इरिगेशन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके तहत हम लोग आपका कम से कम पानी की जरूरत के साथ ज्यादा से ज्यादा पानी आपका यूटिलाइज कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वहां से निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि 30 से 40% पानी आपका बचाया जा सकता है और उसकी इरिगेशन जो यूज एफिशिएंसी है वो 50 से 60% तक की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रेटजीज हमें आपकी फोकस करनी पड़ेगी 2026 और उसके बाद, ताकि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करते हुए हम इस स्कीम के अंतर्गत कोशिश कर सकें कि भाई आपका इरिगेशन का एरिया केवल 50% पर ही ना रखकर 60 या 70% तक उसको किया जाए। बाकी आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर जरूर बताइएगा। इस स्कीम के अंतर्गत मैंने कोशिश की है कि हर संभव हर तरीके से सारे कंपोनेंट को कवर किया जाए। बाकी अगर फिर भी कहीं कमी रह गई है तो मुझे माफी चाहता हूं। और दूसरी तरफ आपको लगता है कि कोई कंपोनेंट को कवर करना चाहिए था या फिर कोई स्कीम नेक्स्ट टाइम आप लोग कवर करवाना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो बाकी और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर पंजाब एसडीओ के लिए या पंजाब एडीओ के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए या आईबीपीएस एएफओ के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपने सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस के साथ, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के साथ। और रियल टाइम आपका जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस है वहां पर लगातार आपको प्रोवाइड करवाते हैं और इसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस और प्लस में हम लोग आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। बाकी और जानकारी के लिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या फिर आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।